जीवन की सुंदरता का असली महत्व ये है कि ये दूसरों के लिए कितना मूल्य रखता है। दूसरों की मदद करने में बिताया गया जीवन एकांत में बिताए गए जीवन से काफी अधिक मूल्यवान होता है। जीवन की सच्ची सुंदरता का महत्व इस बात पर निहित होता है कि वो दूसरों की देखभाल और मदद के लिए किस प्रकार खर्च किया जाता है। प्रेम का बिखराव जीवन में दूसरों के लिए जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक सुंदर होगा। जी हाँ, जीवन उस खड़े पेड़ की तरह है जो प्रकृति के तत्वों पर पक्षियों और राहगीरों का सामना करता है, और वो अकेले रह रहे आदमी की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी आंखें बंद किए रहता है। जीवन एक सुंदर उपहार है। जीवन को एक सुंदर उपहार के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके कारण दूसरों के लिए इसका मूल्य होता है। इस ग्रह का प्रत्येक जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीड़े सभी अपने अपने तरीके से ग्रह और अन्य जीवन के विकास में योगदान करते हैं। इसीलिए हर एक के जीवन को महत्व देते हुए उसे जीने का अवसर दें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। प्रतिबिंब, सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। बिल्कुल, हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल और नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर। आपको बताएंगे कि आज के दिन के बारे में। आज है विश्व वन्य जीव दिवस और वर्ल्ड हियरिंग डे। इसके अलावा आज के दिन से जुड़ी खास शख्सियत की भी करेंगे बात। आज पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी की पुण्यतिथि है। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे शालिनी हमारे साथ हेलो इंडिया में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 10 जिलों के अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान शुरू हो चुका है। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर चुके हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर संतोष जताया है। दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। दुनिया की नई व्यवस्थाओं में भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। संचार के क्षेत्र में विदेशी पर निर्भरता को कम करने का आह्वान भी उन्होंने किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवा पीढ़ी के बीच हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को फिर से देखने की आवश्यकता पर बल दिया।
आंध्र प्रदेश के एलुरु में सीआर रेड्डी शैक्षणिक संस्थानों की 75वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण करने का आह्वान किया। तमिलनाडु की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोयम्बटूर में यूक्रेन संकट को लेकर कहा कि मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीयों की वतन वापसी को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी विदेश मंत्री से लगातार बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने भारतीयों की जल्द सकुशल वापसी को लेकर आश्वासन भी दिया है। उत्पादन और नए ऑर्डर की संख्या बढ़ने से देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां फरवरी महीने के दौरान बढ़ी हैं। मांग की अनुकूल स्थिति से इन गतिविधियों को समर्थन मिला है। आरएचएस मार्केट भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक फरवरी महीने में बढ़कर 54.9 अंक पर पहुंच गया। एक महीना पहले जनवरी में ये 54.0 पर था। इस क्षेत्र में मजबूत सुधार को ये दर्शाता है। और इसके बाद राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधान परिषद की खाली पड़ी 24 सीटों के चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 मार्च तक नामांकन होगा, जबकि 4 अप्रैल को मतदान और 7 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने नगर निकायों के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। टीएमसी ने राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 102 में जीत दर्ज की, जबकि वाम मोर्चा और हमरो पार्टी ने एक निकाय में जीत दर्ज की। वहीं 4 नगर पालिकाओं में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तकनीक जानने से और ट्रेनिंग से विषम परिस्थितियों में भी आप अपना और अपनों का संरक्षण कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 4 सप्ताह का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टियों के मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की। पार्टी ने तय किया कि नवाब मलिक से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोनिया विहार में 26.80 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बंबई हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। फिल्म लेखक और समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे और करीब 3 महीने से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले घटने के बाद सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लिया है। सरकार ने मुंबई समेत 14 जिलों में 100% क्षमता के साथ रेस्तरां, सिनेमाघर और थिएटर के संचालन की अनुमति दी है। मुंबई में करीब 2 साल बाद 100% क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद प्रशासन ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ पुरानी समय सारणी के मुताबिक खोलने की इजाजत दे दी है। और बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के हालात की। आज रूस के यूक्रेन हमले का 8वां दिन है। स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से कम 4 जगह विस्फोट होने की जानकारी सामने आई है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रही है। इनमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 आम लोग मारे जा चुके हैं। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। वहीं दक्षिण पूर्व से भी एक अन्य सैन्य काफिले की बढ़ने की खबर सामने आई है।
भारतीय वायुसेना के चारों विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतर गए हैं। एयरफोर्स के C-17 विमान के उतरने पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली आने के बाद नागरिकों से बातचीत की। कल शाम तक लगभग 3,500 भारतीय यूक्रेन से वापस वतन लौट चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से आज 9 उड़ानें भरी गईं। इसमें भारतीय वायुसेना के विमान शामिल हैं। इनके माध्यम से कुल मिलाकर 3,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में हालात की समीक्षा की। दोनों देशों के नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की और विशेष तौर पर खार्किव की स्थिति के बारे में बात की, जहां पर अभी भी काफी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से भारतीयों के सुरक्षित भारत लौटने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर एक बार फिर भारत ने किनारा कर लिया। भारत वोटिंग से अनुपस्थित रहा। 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। 5 देश ऐसे रहे जिन्होंने रूस के समर्थन में वोट किया। वहीं 35 देश अनुपस्थित रहे। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में कहा कि यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर भारत बेहद चिंतित है। खार्किव में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। हम उनके परिवार और इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। यूरोप यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए कदम बढ़ा रहा है। यूरोपीय संघ ने बुधवार को रूसी हमले से बचकर आ रहे लोगों को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया। संघ के सभी देशों में शरणार्थियों को 3 साल तक का अस्थायी निवास परमिट, शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा। शालिनी, अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। क्या है आज की गतिविधियां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के उद्घाटन सत्र को आज सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति और कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय की बैठक, लोकसभा में लोक लेखा समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। इंसानों की तरह वन्यजीवों का भी अपना अस्तित्व होता है। जीव यानी जानवर एक प्रकार के बेजुबान प्राणी होते हैं जो अपने भाव को दिखा नहीं पाते हैं। जी हाँ, वन्य जीव आज कड़े अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार और जानवरों की खाल, दांत या फर की तस्करी भी शामिल है। इसलिए प्रतिबिंब जानवरों के ऊपर जो बढ़ता अत्याचार है उसको रोकने के लिए और वन्य जीवों के महत्व को समझाते हुए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, जानते हैं कैसे हुई विश्व वन्य जीव दिवस को मनाने की शुरुआत और क्या है इस वर्ष की थीम। विश्व वन्यजीव दिवस यानी साल का एक खास दिन बेजुबानों के नाम। यह दिन जंगली वनस्पतियों और जीवों की विविधता का जश्न मनाता है। अनैतिक गैर कानूनी मानव गतिविधियों से पैदा होते खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। इस दिवस को विलुप्त प्राय वन्यजीव और वनस्पति के व्यापार पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रजामंदी मिली थी। इस दिन दुनिया भर की सरकारें वन्य जीवों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल अलहदा थीम्स के माध्यम से इसकी जरूरत को उभारता है। इस बरस की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एक जमाने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में वन्य जीव जंतुओं की तमाम प्रजातियां हैं।
आपकी जानकारी के लिए दुनिया में लगभग 130 लाख वन्य प्रजातियों में से 76,000 प्रजातियां अकेले भारत में पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 10,000 प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। तो चलिए वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान दें, जीवों के प्रति संवेदनशील रहें और प्रकृति को बेहतर बनाएं। और हेलो इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं आज के इतिहास की और जानते हैं कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और पलटते हैं 3 मार्च से जुड़े इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन पर क्या है खास घटनाएं दर्ज। 3 मार्च वर्ष 1839 में भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा का जन्म गुजरात में हुआ। ये विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। इन्होंने सबसे पहले एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके ही अपनाए बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई में ताजमहल होटल खड़ा किया जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अनूठा होटल है। जिन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, ताजमहल होटल इसी दमनकारी नीति का करारा जवाब था। 3 मार्च वर्ष 1976 में सूबेदार संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ। संजय कुमार भारत के उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में एक हैं जिन्होंने युद्ध में अपने शौर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये राइफलमैन संजय कुमार से प्रख्यात हैं। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 को उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में दुश्मन सेना के जवान से उसी की मशीन गन छीनकर उनके 3 जवानों को मार गिराया। इन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वर्ष 1999 में सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध को मूल में रखकर बनी फिल्म LOC कारगिल में संजय कुमार और उनके साथियों को दर्शाया गया है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म में संजय कुमार की भूमिका निभाई है। शालिनी, कहा जाता है कि जीवन लेने से पहले गर्भ में भी इंसान की सुनने की शक्ति जागृत होती है और इसका उदाहरण हमें महाभारत के एक योद्धा अभिमन्यु को देखकर भी पता चलता है। क्यों? बिल्कुल प्रतिबिंब। अभिमन्यु ने युद्ध कौशल के गुण अपनी मां के पेट में ही रहते हुए सुनकर ही सीख लिए थे, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में करीब 40 लाख लोग अपनी सुनने की शक्ति को खो चुके हैं। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बहरेपन की समस्या से 60% युवा और किशोर लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब। और इसका मुख्य कारण है तेज आवाज पर म्यूजिक सुनना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2021 की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि साल 2050 तक दुनिया में 70 लाख लोग बहरेपन का शिकार होंगे। सुनने की क्षमता में कमी या बहरापन एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सुनने की क्षमता को खो देता है। ये रोग अनुवांशिक कारणों, जन्म के समय जटिलताओं, कुछ संक्रामक रोगों, कान में लंबे वक्त तक संक्रमण, ऑटोटॉक्सिक दवाओं के उपयोग और अत्यधिक शोर और उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है।
बहरेपन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार साल 2007 में मनाया गया था और हर साल इस दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष की थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। इस दिन दुनिया भर में लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा सेमिनार्स, लेक्चर्स, स्वास्थ्य शिविर आयोजन इस दिन के हाइलाइट्स होते हैं। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की पुण्यतिथि है। जीएमसी बालयोगी 12वीं और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनका पूरा नाम था गंती मोहन चंद्र बालयोगी। वो 1991 से में तेलुगु देशम पार्टी से पहली बार अमालापुरम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन साल 1996 के चुनावों में उनकी हार का सामना उनको करना पड़ा। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य और आंध्र प्रदेश सरकार में उच्चतर शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। बालयोगी का 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम इतिहासा भारतीय संस्कृति के सत्र में आज बात होगी भारत बोध के नायक महर्षि अरविंद की। जी हाँ, प्रतिबिंब महान योगी, दार्शनिक, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद के विचार, आदर्श और आध्यात्मिक दर्शन हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं। देश को स्वतंत्र कराने में प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म रूप से उनकी बड़ी भूमिका है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती मना रहा है। इतिहासा सीरीज के एंकर डॉक्टर विवेक देवरॉय के साथ आइए देखते हैं इस कड़ी की छोटी सी झलक। आपको बता दें कि इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र और एकम सत्र कार्यक्रम अब गुरुवार रात 9 बजे के बजाय रात 9:30 बजे आएंगे। तो आज रात 9:30 बजे आप इतिहास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। मेरे लिए देश मां है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं। After he returned to Baroda, he plunged into everything that was Indian almost with a sense of vengeance. He had been deprived of his touch with Mother India for a long time, and now he completely immersed himself in all the rich culture and languages of India. In this episode, we will learn how the revolutionary Aurobindo Ghosh became Rishi Aurobindo. डॉक्टर विवेक देवरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए भारत बोध के नायक महर्षि अरविंद, आज रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे कमेटी रिपोर्ट, होम अफेयर्स, पुलिस रिफॉर्म्स पर यह रिपोर्ट होगी और 9:30 बजे लोकतंत्र राउंड अप। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं लॉज दैट शेप्ड इंडिया। शाम को 7 बजे की बात करें तो मुद्दा आपका कार्यक्रम आप देख सकते हैं और शाम को 7:30 बजे होगा कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। रात 8 बजे आज की खबर, 8:30 बजे पर्सपेक्टिव और रात 9 बजे देखिए द न्यूज। आइए जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं नागालैंड के दीमापुर जिले में स्थित असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल की और जहां से 868 नई महिला राइफल रंगरूटी ने मार्च पास करके वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया। आप भी देखिए इसकी झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।